तो एसएससी डीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 20 फरवरी 2025 हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली ये कवर करेंगे। क्लियर है, 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाले। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए और बड़े ध्यान से देखिएगा। आज का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला जो है ये आपका बिल्कुल पुरुष साक्षरता या लिटरेसी रेट में सबसे हाई पोजीशन पर है, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है। महिला पुरुष या ओवरऑल में देखें तो ये तीनों चीज़ों में, यानी कि अगर पुरुष की अलग देखें, महिला की अलग देखें और मिक्स में देखें तो सभी में ओवरऑल आपका फर्स्ट पोजीशन पर यह देखने को मिलता है। केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। केरल में पुरुष साक्षरता दर है 96.1%। वहीं जो लक्षद्वीप है इसमें पुरुष साक्षरता जो दर है ये 95.56% है। पुरुष साक्षरता दर के मामले में भारत के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी, जैसे कि केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.1%, लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर है 95.56%, बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2% है ना, कितनी कम है आप देख सकते हैं। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है 79.19%। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुका है। ये पूछा गया है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि है ये क्या होती है? तो 6 महीने होती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 356, इसके तहत लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है आमतौर पर 6 महीने होती है। हालांकि इसे संसद की अनुमति से अधिकतम 3 वर्ष 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है ना, 36 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। पहले 6 महीने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे संसद से मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 1 से 3 साल तक का विस्तार इसमें होता है। इसे हर 6 महीने में संसद से स्वीकृति लेनी होती है, यानी कि एक साथ 3 साल तक ही नहीं बढ़ सकता, ये 6 महीने की इसमें जो है स्वीकृति लेनी रहती है संसद से हर 6 महीने में, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये बीएसएफ से बना है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। आईपीएस अधिकारी है दलजीत सिंह चौधरी, है ना। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक है। 28 अगस्त 2024 को उन्हें ये जो पद है ये मिला था। और 1990 है ना, 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी है, यह याद रखिएगा। दलजीत सिंह चौधरी इनका नाम है। और पहले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक भी ये रह चुके हैं दलजीत सिंह चौधरी, एसएसबी के, है ना। तो याद रखना है आपको हर एक चीज़ें जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्तमान में कौन क्या टॉपिक अच्छा ट्रेंडिंग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण और नवपाषाण काल में काल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से ऑप्शन आपको मिले थे। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट जहाँ तक होगा आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ना। भारत में सबसे पुराने जो पुरापाषाण कालीन साक्ष्य हैं ये आत्राम पक्कम में मिले हैं, तमिलनाडु में आता है। 15 लाख वर्ष पुराने औजार बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दक्षिण में आपका ये आता है इस तरह से। तो एग्जैक्ट आप देखिएगा थोड़ा सा कि क्या किस तरह से चीज़ें थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तब आपको क्लियर होगा। भारत में सबसे पुराना जो नवपाषाण कालीन साक्ष्य है ये बुर्ज होम में मिले, कश्मीर में, है ना। 7000 ईसा पूर्व के गड्ढे घर यहाँ पर देखने को मिले हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है आपसे कि बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है इसका वजन कितना होता है? तो ये होता है 4.74 से 5.51 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। बैडमिंटन की शटल कॉक का जो वजन है 4.474 से 5.51 ग्राम के बीच में होता है। और वहीं बैडमिंटन के रैकेट का जो वजन होता है 80 से 95 ग्राम के बीच में होता है। बैडमिंटन के नेट का जो वजन होता है 0.8 किलोग्राम होता है। और बैडमिंटन की शटल कॉक को हिंदी में चिड़िया बोला जाता है ना, चिड़िया इसको कहा जाता है शटल कॉक को। बैडमिंटन की शटल कॉक जो है खुले शंकु के आकार की होती है ना। तो इसका थोड़ा सा शेप भी आप देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन बने तो। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 4 में देखने को मिलता है ना। अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलते हैं आर्टिकल अगर पूछे तो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। डीपीएसपी के सिद्धांतों का जो मकसद है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। और डीपीएसपी के जो सिद्धांत है सरकार को कानून बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग जो मंत्री है ये कौन है? तो इनका नाम है एच.डी. कुमारस्वामी, है ना। ये केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री है। वर्तमान में श्री एच.डी. जो कुमारस्वामी है भारत के केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री है। 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए PLV योजना 1.1 का शुभारंभ भी इन्होंने किया है। और इसके अतिरिक्त श्री भूपति राजू है श्रीनिवास वर्मा इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री के रूप में ये कार्यरत है, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरित क्रांति से किसमें वृद्धि हुई है? तो कृषि उत्पादन और उत्पादकता में इससे वृद्धि हुई है। खासकर अगर फसल दे रखा हो तो गेहूं चावल आपको दे रखा होगा, वो करेक्ट आंसर रहेगा। हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा कृषि में तकनीकी उन्नति भी इससे हुई है। तो हरित क्रांति में जो उन्नति हुई है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और चावल जैसी फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। खाद्यान्न आपूर्ति की सुरक्षा, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और कभी कभी खाद्यान्न निर्यात भी करता था। अगला जो क्वेश्चन है ये 2010 राष्ट्रमंडल खेल से बना था कि किस स्टेडियम में ये हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली में, है ना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसमें हुआ था। 2010 में भारत में हुए
प्रमुख खेल आयोजन और उनके स्टेडियम की अगर अपन बात करें, है ना, तो 2000 प्रमुख नहीं हम बात करेंगे यहाँ पर, 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ ना, इसके स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का, जो कि राष्ट्रमंडल खेल है ना। ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, भारत में हुआ। क्लियर है? मुख्य स्टेडियम इसमें है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली का। और ये जो है अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन था जिसे भारत ने आयोजित किया था। अगला जो क्वेश्चन है ये है आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये आत्मनिर्भरता हर दिन आपकी पूछी जा रही है, पूरा कंफ्यूज कर दिया है आत्मनिर्भरता ने, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता शब्द इन्होंने डाल दिया है, तो पूरी तरह से सभी लोग कंफ्यूज है कि फिर आधा अधूरा क्वेश्चन मिलता है ना, उसमें आंसर लगा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो जहाँ तक है चौथी पंचवर्षीय योजना होगा इसका आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। इसका जो लक्ष्य है, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 से संबंधित था। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है और आत्मनिर्भरता, ये जो योजना है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू की थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम की जा सके, हरित क्रांति के तहत कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 है ये किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है ये पहले भाग और दूसरे भाग से संबंधित है। भाग अनुच्छेद 4 यहाँ जो है नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों को जो है स्पष्ट करता है अनुच्छेद 4। तो ये अनुच्छेद जो 4 है ये पहले भाग और दूसरे भाग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 4 के मुख्य बिंदु है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किए गए संशोधनों पर यह लागू होता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के अधिग्रहण समावेशन से संबंधित है, वही अनुच्छेद 3 जो है मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन, विभाजन और सीमा परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जब नदी जो है मैदानी इलाकों में टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है तो इसे क्या कहते हैं? जब कोई भी नदी मैदानी इलाकों में टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहकर जाती है तो इसे बोला जाता है विसर्प। विसर्प इसे कहा जाता है ना, इसे विसर्प कहा जाता है। विसर्प नदी के बड़े मोड़ बेसिकली होते हैं। अगला क्वेश्चन है सीवी चंद्रशेखर, है ना, क्वेश्चन है आपका सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये क्वेश्चन इस तरह से आपका बना है। तो इनका अगर बात करें अपन सीवी चंद्रशेखर की, तो इनका जो संबंध है सीवी चंद्रशेखर, ये संबंधित है भरतनाट्यम से। सीवी चंद्रशेखर किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम। 2011 में सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और भरतनाट्यम देवदासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपको ये पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टाइफाइड से संबंधित 3 कथन आपको दिए हुए थे, कथन टाइप क्वेश्चन था आपका, और कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड की पहचान के लिए टेस्ट कौन सा है? तो साल्मोनेला जो टाइफी एक बैक्टीरिया है ना, साल्मोनेला टाइफी, और वाइडल टेस्ट होता है इसकी टेस्टिंग के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए एक वाइडल टेस्ट होता है। तो ये आप याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टाइफाइड होता है, और वाइडल टेस्ट इसको टेस्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए एक टेस्ट होता है इसकी, है ना, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मिला, हमें चंद्रचूड़ के सम्मान में दिया जाता है, कला क्षेत्र फाउंडेशन रेवत, इस तरह से। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन इसमें बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेनरी मोजले ने एक्स किरणों का जो उपयोग कब किया था? तो 1913 में किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले, इन्होंने 1913 में एक्स किरणों का उपयोग किया था। मोजले जो है उन्होंने मोजले का नियम विकसित किया, जो यह बताता है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और उसके द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणों की आवृत्ति के बीच एक सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बजट से, केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित योजना कौन सी है? तो ये है गोवर्धन योजना, है ना। केंद्रीय बजट 2023-24 में अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रमुख जो योजना है गोवर्धन योजना है, और इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए कचरे से संपदा यानी कि वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना का भी जो है प्रावधान है, और इसका उद्देश्य चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये मेलों और त्योहारों से बना है, एग्जैक्ट उनको भी याद नहीं है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि मेलों या त्योहारों में से किसी एक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि उनको नहीं पता था। तो यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन हमने बताने की हेल्प करी है आपको, जो भी जितना भी याद रहा उतना पूरा लगभग हमने आपको कवर करवाने की कोशिश की है। इसका पहला क्वेश्चन है, जिसको कोई लज्जा ना हो तो निर्लज्ज उसको ऐसा बोल जा सकता है। एक शब्द में एक शब्द वाले हैं, है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द वाले हैं ये। तो जिसको कोई लज्जा ना हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्लज्ज हो जाएगा। दरिद्र शब्द के पर्यायवाची बताना था, निर्धन, कंगाल, गरीब, दीन, शोषित, बेसहारा, अभावग्रस्त, ये सारे दरिद्र के पर्यायवाची हैं। इन्हीं में से एक आपका बना होगा। गद्यांश पूछा गया था, 5 क्वेश्चन थे, हार्ड था गद्यांश, इस तरह से वो बता रहे थे। इसके अलावा विलोम हमने देखिए 2 विलोम पूछे थे आपके। संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और पर्यायवाची एक था जो कि हमने बताया है, शायद यही था। तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आपका बना है कि एक कौन सा तद्भव, इस तरह से। बहुवचन से एक क्वेश्चन बना है, वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 2 क्वेश्चन थे, एक शब्द से एक क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से चीजें थी। मैथ्स में प्रतिशत से 2 क्वेश्चन थे आपके, लाभानी से 2 क्वेश्चन थे, SICA से 4 क्वेश्चन थे आपके, औसत से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, LCM HCF से 1 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो से 1 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था आपका, टाइम एंड वर्क से भी 1 था, अनुपात से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि रेशियो हमने ऑलरेडी बताई दिया है, अनुपात वाला, है ना। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है,
है ना। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, 5 से 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया, और कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा फिगर सीरीज जो थी से 1 क्वेश्चन था, आकृति से 1 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, एक सर्किल वाला था और स्ट्रेट लाइन वाला था, एक स्ट्रेट लाइन वाला और एक सर्कल वाला था, इस तरह से। तो इसी तरह के फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट से डेली बेसिस पर, और कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर गाइस हमने पूरा कवर करवा दिया आपको, पूरा पेपर जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग का चारों सब्जेक्ट कवर करवा दिए, जिसके 20 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे। लगभग हमने टॉपिक भी आपको बताने की कोशिश करी जितना जहाँ से हमें मिल पाया है। साथ ही गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।